हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? चलिए हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, आप लोगों का क्या प्रैक्टिस सेट चल रहा है यूट्यूब पर। ओके, तो सब लोग फटाफट पहले आ जाइए। बहुत कम लोग अभी दिखाई दे रहे हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग अनु मौर्य, अनिल कुमार, प्रिया पांडे, आरोही अग्रवाल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। सब लोग फटाफट आ जाइए भाई। और आपकी क्लास बिल्कुल तो जितने भी लोग हैं एक बार बता दें कि क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है, सारा कुछ बिल्कुल क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। सब लोग बताएं, फटाफट बताएं क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। सब लोग शेयर कर दीजिए, आप जो लोग भी हैं तो सब लोग शेयर कर दें जिससे कि क्लास कंटिन्यू तरीके से चल पड़े। चलिए सब लोग आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। अभी हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हमारे यहाँ दिख रहा है। सारा छोटा तो नहीं हो गया? अगर छोटा हो रहा हो तो मैं बड़ा कर दूं फाइनली, और सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, थैंक यू ऑफ यू। फिर से आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसा स्क्रीन में आपको सीन हो रहा है, आप इस पर फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आज का 7वां क्वेश्चन होगा और फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बोलेंगे बिकॉज उसी के आगे का पीडीएफ है। देखते हैं, यहाँ पहले ही पीडीएफ मिस्टेक मिल गई। देखिए ये का नहीं है, इसको हटा दीजिए। नवजात शिशु को सामना करना पड़ता है। क्या है क्वेश्चन? नवजात शिशु को सामना करना पड़ता है। किन चीजों से सामना करना पड़ता है आपको ये देखना है। और ये मैंने बताया है आप लोगों को, आई थिंक क्लास में भी पढ़ाया है इसका क्वेश्चन। नवजात शिशु को सामना करना पड़ता है, तो आंसर आ गया पहले ही। वेरी गुड, बहुत अच्छी। जिसने भी इसका सी ऑप्शन दिया है, नाइसली डन। बिल्कुल नो डाउट, बिल्कुल क्लियर है इसका आंसर। लेकिन इसको समझ लीजिए कैसे, जिसको नहीं पता थोड़ा सा, कि नवजात शिशु को सामना करना पड़ता है। ऑप्शन ए है संवेगात्मक समस्याओं का, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक समस्याओं का, सी है समायोजन की समस्याओं का, ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक समस्याओं का। देखिए एक जब न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको नहीं पता होता है कि भैया हमारे क्या संवेग हैं, हमको कब रोना है, कब जागना है, कब सोना है, वो कुछ भी नहीं जानता है। देयर वॉज नो अवेयर, किसी चीज से वो अवेयर नहीं होता है। ठीक है, सामाजिक समस्या उसको नहीं पता होता है, कौन मेरी माँ है, कौन बाप है, कौन पापा है, या क्या समाज है, उसको वो किसी भी चीज से अवेयर नहीं होता है। उसको सिर्फ शारीरिक समस्या, उसको ये भी नहीं पता होता है उस टाइम कि हम भूखे हैं, हमारा कुछ दर्द हो रहा है, क्या है, मतलब वो नहीं समझता। कौन? एक न्यू बॉर्न बेबी नहीं समझता है। वो अगर उसको प्रॉब्लम्स होती हैं तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? समायोजन की समस्याओं से। क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स होती? बिकॉज जब वो अपनी माँ के गर्भ में होता है तो वहां का जो टेम्परेचर होता है, वहां वो जिस माहौल में विद इन 9 मंथ से रह रहा होता है, तो डायरेक्ट फिर वहां से वो बाहर आता है, उसको एक नया एटमॉस्फेयर मिलता है, एक नया माहौल मिलता है, जो कि टेम्परेचर से लेकर के हर चीज उसके लिए क्या होती है? न्यू होती है। खासकर हम वहां पर टेम्परेचर को देखते हैं कि बच्चा वहां पर समायोजन करने में उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है ना?
तो कहने का मतलब ये कि मेन पॉइंट ये है कि उसको समायोजन करने में प्रॉब्लम होती है एक नवजात शिशु को। अब अगर ये तो तुरंत जन्म की बात है, अगर एक नवजात शिशु, भाई देखिए आपका 2 वीक्स तक बताया जाता है, अब उसमें अगर हम बात कर देते हैं किसकी, तो धीरे धीरे स्वाभाविक सी बात उसकी क्या सारी क्षमता डेवलप होती हैं, वो डेवलप करता है। लेकिन होता क्या है कि अब अगर आप इसको वाकई में हर तरह से देखो तो सब कुछ सही दिखेगा आपको, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको सर्च करना होता है ऑप्शन, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सूची फर्स्ट को सूची से सुमेल करें। ये कोई चलिए इसमें है चूसना एवं आंख झपकना, दूसरा है जन्म के समय वजन 2.5 किलोग्राम से कम होना, मतलब 2.5 किलोग्राम से कम होना, रिक्त नीड, और चौथा है उद्दीपनों का युग्मीकरण। देखिए यहाँ पर चूसना और झपकना क्या है, आपकी एक स्थायी सहज प्रक्रिया है। अब आपको यहाँ पर क्या समझना है, आप जो फ्लिप करते हो अपनी आईज को, तो ऐसा नहीं है कि ये जो क्रिया है ये आईज को फ्लिप करना ये आपकी सिर्फ न्यूबॉर्न में ही हो या पर्टिकुलर एक आपकी क्या नाम है टीन एज में ही देखने को मिले या पर्टिकुलर आपकी क्या टॉडलर एज में देखने को मिले, तो ऐसा नहीं है। ये जो आपकी फ्लिपिंग है, आईज फ्लिपिंग मूवमेंट है, ये आप देखिए आप लोग भी टाइम टू टाइम हर लगभग 1 मिनट में 2 मिनट में होता रहता है ऐसा। तो कहने का मतलब ये क्या है, स्थायी प्रक्रिया, स्थायी क्रिया, स्थायी सहज क्रिया है जो कि हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक बनी रहती है। इनकेस अगर आंख में कुछ पड़ जाता है तो सबसे पहले रिएक्शन क्या होता है, हमारी आई फ्लिप होती है, मतलब हमारी आंख क्या होती है, झपकती है, राइट। इसलिए ये कौन सा मैच करेगा, स्थायी सहज प्रक्रिया, नो डाउट। उसके बाद जन्म के समय वजन 2.5 किलो, मैंने आपको क्या अपनी क्लास में बताया कि अगर एक स्वस्थ बच्चे का स्वस्थ बच्चे का वेट कितना होगा, 2.5 किलो से लेकर के 3.5 पौने 4 तक होगा। लेकिन अगर यहाँ पर 2.5 किलो से कम वजन है बच्चे का, कब से पढ़ा रहे हैं क्षमा पांडे, जस्ट नाउ अभी क्लास स्टार्ट हुई है, हमने अभी अपना सिर्फ 1 क्वेश्चन ही कंप्लीट किया है, राइट। तो हम लोग इसको देखेंगे होता क्या है जन्म के समय। दूसरी चीज मेन पॉइंट यहाँ पर जानिए, एक तो ये क्वेश्चन स्वाभाविक सी बात हो गया, तो ये कहाँ से करेगा, स्मॉल फॉर डेट, इसका मैचिंग होगा स्मॉल फॉर डेट। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, आपको क्या समझना है, जब भी बच्चा वेट जो निर्धारित वेट है, जो अनुमानित वेट है, अगर वहां से कम वजन का बेबी होता है तो उसको हम लोग LBW बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, LBW, लोअर बर्थ वेट, मतलब लो बर्थ वेट, कम वजन। इसमें क्या होता है कि इनको हम जन्म का जो निर्धारित एज, जो टाइम ड्यूरेशन होता है आफ्टर 9 मंथ, तो इसके पहले भी हो सकते हैं। इसके बहुत से रीजन देखने को मिलते हैं, इसके बहुत सारे, अगर ये जैसे आपका न्यूट्रिशन से प्रभावित हो गया, या कोई माँ उस टाइम ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी उस टाइम अगर किसी बीमारी से जूझ गई, हो सकता है ऐसा। या फिर एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर देखने को मिलता है जो कि आजकल अपनी न्यू रिसर्चेस में भी उसको शामिल कर दिया गया है, क्या कि अगर बहुत ज्यादा एज हो रही है लड़की की या लड़के की, तब भी ये चीजें देखने को मिल जाती हैं, क्या, LBW, ठीक है ना। तो देखिए इसलिए आपको ऐसे वाकिफ रहना है। जैसे आपने देखा होगा 2019 में क्वेश्चन मोस्टली किससे पूछे गए, जननी सुरक्षा से पूछे गए। उसमें क्या था, ये क्यों इस टाइप के क्वेश्चन, क्या पर्टिकुलर चैप्टर हमारे उसमें सिलेबस में दिया गया, नो इट इज नॉट कंपलसरी, बट आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान देना क्वेश्चन किस बेस पे कहाँ से बन रहे हैं। अब अगर LBW ये क्या है, हमारे सिलेबस में मेंशन है, लेकिन न्यू रिसर्चेस होकर के न्यू फैक्ट हमारे कहाँ से आते हैं, ये भी यहाँ से क्वेश्चन उठने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा से ज्यादा होती है। इसलिए आप लोग क्या न्यू अपडेट से बिल्कुल अवेयर रहा करिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं रिक्त नीड। रिक्त नीड का मतलब होता है अकेलापन। बच्चा जब अकेलापन होता है, या बच्चा हो या कोई भी हो, जब भी अकेलापन महसूस करते हैं उसको साइको की भाषा में क्या बोलते हैं, रिक्त नीड। ओके, उद्दीपनों का युग्मीकरण बोलते हैं क्लासिफिकेशन। मतलब अब क्लासिफिकेशन अनुकूलन क्या हो गया, क्लासिफिकेशन अनुकूलन का मतलब ऐसी चीजें, बहुत ही व्यवहारिक एंगल में समझिए, आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या, रेनफोर्समेंट थ्योरी। आप जस्ट अपनी क्लास में बताया मैंने रेनफोर्समेंट थ्योरी। इसमें क्या होता है, अगर आपकी हैबिट में कोई चीज नहीं है
और अगर आप उसको बार बार करते हो तो वो चीज आपकी हैबिचुअल हो जाती है, आपकी आप में समझ आती है, आप में डेवलपमेंट होता है, आप उस चीजों को समझते हो। कहने का मतलब ये है, जैसे इवान पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, ठीक है ना, और चूहों पर प्रयोग किए गए, बंदर पर प्रयोग किए गए, तो कुल मिला के ये क्या थी, रेनफोर्समेंट थ्योरी। कुत्ते को नहीं पता था, चूहे को नहीं पता था कि हम इस मार्ग से जाएंगे तो यहाँ पर हमको करंट लगेगा। उसको एक बार या दो बार गया, उसको ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन चूहा क्या हुआ, उसको ये पता था कि मैं जाते जाते कभी वो उस मार्ग से जाता जहां पर करंट लग रहा था, कभी वो उस मार्ग से जाता जहां पर अंधेरा तो था, बट वो इजिली बहुत ही प्रॉपरली तरीके से क्या निकल के चला जा रहा था। लेकिन उसको एक दो बार में पता नहीं चला। उसको क्या हुआ, उसने अपने अंदर क्या लाया, अभ्यास किया, उसको रेनफोर्स वहां से हुआ, और जाते जाते एक दिन क्या, उसको फाइनली पता चल गया कि यार इस रास्ते से जाऊंगा तो वहां हमको करंट लगेगा, और हमको करंट लगेगा तो मुझे दिक्कत होगी। तो उसने बोला यहाँ अंधेरा है तो क्या हुआ, लेकिन मैं इजिली वहां से जा सकता हूँ। दैट इज क्लासिफिकेशन अनुकूलन, ठीक है, सॉरी क्लासिकल अनुकूलन, ठीक है ना, यही होता है क्लासिकल अनुकूलन, उद्दीपकों का वर्गीकरण। इस तरह से हम मैच करते हैं। अब हम अगर इसके ऑप्शंस को देखते हैं, कैसे हमारे ये ऑप्शंस, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, सूचना का चूसना एवं आंख झपकना क्या है, चौथा, ए का चौथा। अब देखिए यहाँ पर चौथा मिला, आपको क्या सीधे सीधे करना है, सबको नहीं देखना है, ये 2 पॉइंट्स आपको कट कर देना है, सिर्फ और देखना है कहाँ पर, यहाँ। अब जन्म के समय 2.5 किलोग्राम से वजन कम होना, मतलब कि क्या हुआ आपका, स्मॉल फॉर इट, मतलब 5 पॉइंट बिलोंग कर रहा है, तो बी का 5, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट। और सारे अब यहीं से हमको पता चल गया यहाँ पर 5 नहीं है, तुरंत टिक किए, आगे बढ़े। ओके, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू मनोज कुमार जी, थैंक यू। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को दिल से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में बहुत ही उज्ज्वलता भर दें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। जो नेट का एग्जाम देने के मूड में है, ईश्वर करे उसका नेट क्लियर हो जाए। और जिसने भी चंद्रा का हाथ थामा, नो डाउट वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। ये लोगो है और ये विश्वास है, ठीक है ना। खैर अपना अपना विश्वास है, नहीं बोला जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है, नो डाउट। और चलिए, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। खैर नवरात्र भी शुरू हो गए हैं और माता रानी जरूर आपकी कृपाएं पूरी करें, और हमारा भी आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और सबको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं किसकी, देखिए इसको समझिए, ये क्या है, एक आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चे पर निकलता है। यह उदाहरण किसका है, एक आदमी बता, ये सबसे पहले है क्या समझना, तो ये क्वेश्चन तो बाद में आ गया। हमें सबसे पहले भाई अगर हमारी अच्छी स्टडी है तो कहीं से क्वेश्चन दे दे, साम दाम दंड भेद, मुझे समझना है कि क्वेश्चन बनता कहाँ से है, तो तुरंत हमको ये समझना है ये क्या है हमारी, ये हमारी मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म समझ रहे हो ना, MACASISM, मैकेनिज्म मतलब हमारी रक्षात्मक युक्तियां हैं। ओके, रक्षात्मक युक्तियां किसने दी हैं, किस राइटर ने दी है, कमेंट्स करके बताएं आप लोग फटाफट। रक्षात्मक युक्तियां किसने दी हैं, कमेंट्स करके बताएं। चलिए बताइए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए एक आदमी होता क्या, चाहे आदमी समझ लो यानी भी, यहाँ पर तो एक सीधे सीधे एग्जांपल रख दिया गया, इसीलिए मैं आप लोगों को ज्यादा करके, अब बताइए जो स्टूडेंट हैं वो ये बताएं, यहाँ पर क्या कोई बुकिश लैंग्वेज लिखी है क्या, नहीं लिखी है ना बुकिश लैंग्वेज। यहाँ पर क्या लिखे हैं, एग्जाम्पल लिखे, आपकी समझ लिखी, आपकी, इसी में बोलती हूँ अपनी समझ को डेवलप करो। ये बहुत बड़ा है सफलता पाने का, आप अपनी समझ को वहां तक पहुंचाओ जहां तक एक एग्जामिनर क्वेश्चंस को क्रिएट करता है, ठीक ना। इसीलिए मैं ज्यादा करके क्लास पर बल किस चीज पर देती हूँ, आप अपनी, अरे बुक रटी रटा भाषा तो सब बोल सकते हो, सबके पास बुक है, सब पढ़ सकते हो, सब बात कर सकते हो, लेकिन आपको कैसे इमेजिन करना है, हाउ टू इमेजिन, ये चीजें आप पर बहुत ज्यादा महत्व रखती है। ओके, तो देखिए ये जो मैकेनिज्म बताई गई, ये फ्रायड महोदय ने बताई। इन्होंने क्या बताया, अब है क्या ये, इनकी परिभाषा समझ लो। सबसे पहले जब भी बंदा कोई गलत काम करता है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है,
हर एक व्यक्ति कोई भी गलत काम करता है तो वो स्वाभाविक सी बात है अपने बचाव का रास्ता कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से निकालता है। दैट्स ऑल मैकेनिज्म। जब भी आप किसी भी गलत काम से बचने का प्रयास करते हो, अब वो गलत काम चाहे वो मानसिक रूप से गलत हो, चाहे वो शारीरिक रूप से गलत हो, किसी भी तरीके से गलत हो, आप उनसे बचने का प्रयास करते हो। दैट्स कॉल्ड मैकेनिज्म, दैट्स कॉल्ड रक्षात्मक युक्तियां। रक्षात्मक युक्तियां, रक्षा करने वाले तथ्य, युक्तियां मतलब तथ्य, रक्षा करने वाले तथ्य, ऐसे तथ्य जो आपको बचाते हैं, किसी और को दूसरों के सामने क्या करते हैं, उजागर करते हैं। दैट्स कॉल्ड मैकेनिज्म। ओके, अब हम देखते हैं क्या विस्थापन। विस्थापन सबसे पहले दिया हुआ है। अब एक मालिक है या एक कोई बड़ा भाई कुछ भी है, उसको मम्मी से डांट पड़ी, उसने क्या किया, गुस्सा तो है ही, छोटे भाई ने अगर उसी दौरान कुछ बोल दिया तो बिना कुछ सोचे समझे उसको मार दिया, लेकिन उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो मम्मी के सामने अपने मारे, है ना। तो उसने उसको क्या कर दिया, तुरंत एक थप्पड़ मार दिया। तो क्या किया, उसके अंदर गुस्सा था ना, किससे पर झुंझलाहट निकाल दी, अपने छोटे भाई बहनों पर। वहां पर ऐसे कि मालिक क्या करता है, एक आदमी उसके मालिक का गुस्सा किसी और पर निकालता है। दैट्स कॉल्ड क्या, विस्थापन। क्या कहलाएगा, विस्थापन। इसका राइट ऑप्शन क्या है, विस्थापन, जिसको हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक चीज और बताना चाहेंगे आपको, हमेशा ध्यान देना, कुछ आपकी ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जिस पर आपको इंग्लिश में ही देखना चाहिए। एज ए गाइडेंस मैं आपको बताऊंगी, नॉट प्रेशराइज्ड, आपको मैं प्रेशराइज नहीं करती, बट मेरा जहां तक गाइडेंस है, आप क्या करेंगे कि कुछ चीजें ऐसी जिनको आपको नो डाउट इंग्लिश में ही देखना चाहिए, क्योंकि अभी आपको यहाँ विस्थापन लिखा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बहुत अच्छे से जानते हो विस्थापन क्या है, लेकिन हिंदी वर्जन कुछ और दे दिया, यू आर कंफ्यूज, आप कर ही नहीं पाओगे, है ना, भूल जाओगे। और इंग्लिश के हिंदी के टर्म ऐसे ऐसे होते हैं कि जो हम कभी अपनी लाइफ में सुने ही नहीं होते हैं, हमको लगता है हिंदी बहुत ईजी है, और वही हम क्या कर देती है, हमारे मार्क्स को डाउन कर देती है। ओके, अब हम सारे पॉइंट को समझ लेते हैं। क्या बात करते हैं हम किसकी, प्रतिगमन की। प्रतिगमन क्या होता है कि जब भी कभी आप क्या करते हो, कोई चीज कोई काम ऐसा करते हो कि और उस कोई भी काम आपने किया उसमें आप प्रॉपरली सक्सेस नहीं हुए, ठीक है। अब जब आप सक्सेस नहीं होते हो तो आपको नो डाउट टेंशन होता है, टेंशन होता है। तब आप क्या करते हो, अपने ही मन को समझाते हो और क्या करते हो कि आप अपनी उस चिंता को कम करने के लिए किसी न किसी ऐसे व्यवहार में परिवर्तित कर देते हो जिससे आपको सुकून मिला है। लाइक एक एग्जांपल बताना चाहूंगी, जैसे आप कहीं पर रहकर बाहर, सपोज इलाहाबाद में ही कहीं पर रूम लेकर पढ़ रहे हो, आप एग्जाम देने गए, उस एग्जाम में आपने आपका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, इन केस आप फेल हो गए, तब आप क्या करते हो, अपनी चिंता कैसे कम करते हो, यार मैं जहाँ रहता था ना वहां पर बहुत शोर शराबा होता था, कोई चीज टाइमली नहीं थी, लाइट नहीं आती थी, पंखा नहीं चला था, देर वाज वहाँ के जो भी हमारे मेट्स थे वो भी सारे बहुत डिस्टर्ब करते थे, इस कारण अब मैं ऐसा। तो अपने आप मन को सुझाते हो, आप क्या कोई ना कोई अपनी रक्षात्मक युक्तियां निकाल लेते हो, ठीक है ना। ये क्या हुआ आपका प्रतिगमन। अब हम बात करेंगे क्या, प्रतिरोध की। प्रतिरोध तो ऐसी कोई युक्ति नहीं है, आपकी मैकेनिज्म में शामिल ही नहीं की गई है, क्या, प्रतिरोध की, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, प्रक्षेपण की। प्रक्षेपण को आप समझिए, ये क्या होता है, जब आप अपनी गलती को क्या करते हो, आप गलत करते हो, नो डाउट आप कोई काम गलत कर रहे हो, लेकिन अगर उस टाइम कोई आपका बॉस आ जाए और आपसे बोलने लगे कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, तब आप सीधे सीधे क्या करो, यार आपने मेरी गलती पकड़ ली, सर आपने मेरी गलती पकड़ ली, बाकी जो कर रहे हैं आप उन पर नहीं ध्यान देते, बोलते हैं हम लोग ऐसा अक्सर फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, ऐसा करते हैं, मोस्टली होता भी है। तो क्या करते हैं, तुरंत वो ये नहीं बोलते कि सॉरी सर ऐसा हो गया, पहले ही तुरंत माइंड में आता है सर आप मुझे बोलने लगे लेकिन और भी तो सब ऐसा कर रहे हैं, आपने क्या कर ली, अपना बचाव कर लिया और उसका माइंड दूसरों पर, वो क्या करते हैं, सबको पनिश करने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना बचाव कर ले। ओके, समझ आया। बहुत ही व्यवहारिक तरीके से सारी चीजों को, बहुत ही व्यवहारिक तरीके से आप सारी चीजों को लिया करें। इसलिए अब हमारा ये किस पर जा रहा है, राइट ऑप्शन जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है क्या, पूरा क्वेश्चन आई थिंक देख रहा है, ये आपका किसका, आपका ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, मैंने इस पर बहुत ही अच्छे से सारे वीडियो बनाए हैं, पूरा एक तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर किसी ने ना देखा हो तो यूट्यूब पर जाकर के देख सकता है।
टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड हो जाती है चीजें, ठीक है। हम बात करते हैं किसकी, पहला दिया हुआ है आपका प्रोक्सेमिक्स। क्या दिया है? प्रोक्सेमिक्स। प्रोक्सेमिक्स क्या है? देखिए, प्रोक्सेमिक्स एक ऐसा, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन। प्रोक्सेमिक्स एक ऐसा कम्युनिकेशन है जहां पर क्या होता है कि व्यक्ति की दूरियों का, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब एक निश्चित स्थान या उसके स्थान की दूरी को देखते हुए जिन चीजों को हम देखते हैं, जिन चीजों को हम समझते हैं, जिन चीजों को हम एवेल्युएट करते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रोक्सेमिक्स। जैसे जब भी किसी व्यक्ति के अंदर, अगर मान लीजिए हमें, हमारे बहुत अच्छे किसी से संबंध है, तो हमने क्या किया है, उसको अपने पास रखा है, हमेशा उससे हम बात करते हैं, कुछ भी है। मान लीजिए ये मार्कर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, ये मार्कर हमारे पास है, हम इसको हमेशा अपने पास क्या करते हैं, ये नहीं, देखो होता क्या है कि ये जैसे हमारे पास है, ये कभी कभी करंट मार देता है। जब करंट नहीं मारता है तो इसको सब अपने हाथ में या खासकर लिए रहते हैं। लेकिन जब वो चीजें हमें खराब लगने लगती है, जो वो हमारे लिए हानिकारक होती है, तो हम उनसे क्या बनाते हैं, दूरी बनाते हैं। तो जब हमने दूरी बना ली, किसी व्यक्ति ने देखा, उसने क्या सोचा, यार इनके लिए अच्छा नहीं है। आपने दूरी के आधार पर तय किया क्या, संचार। आपने इवेल्युएट किया क्या, संचार। अगर किसी दो व्यक्तियों के बीच की दूरी बहुत ही कम है, इसका मतलब अच्छे संबंध है। किसी दो व्यक्तियों के बीच दूरी अगर बहुत ज्यादा दिख रही है, आपको दिखने लगी या एनी किसी भी रीजन से, तब आप क्या सोचोगे, यही कहोगे कि भाई उनके बीच संबंध अच्छे नहीं है, बिना बताए आप जान जाओगे, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ आपका प्रोक्सेमिक्स। तो अब आप बताइए, स्थान के मानवीय उपयोग का अध्ययन, प्रोक्सेमिक्स किससे रिलेटेड हो जाता है, स्थान के। यहां पर अभी आपको ऐसे दिया है, ठीक है, आपको हो सकता है यही चीज सेम टू सेम मिल जाए, लेकिन यहाँ पर, लेकिन प्रोक्सेमिक्स हमेशा यही मिलेगा, चाहे इंग्लिश में हो। यहाँ पर देखिए लिखा हिंदी में है और है इंग्लिश टर्मिनोलॉजी, ठीक है। और आपको इसमें क्या होगा, हो सकता है इसमें चेंजमेंट मिल जाए। तो ये भी कुछ लैंग्वेज नहीं है, आपकी व्यवहारिक लैंग्वेज है, व्यवहारिक तरीके से चीजों को समझना है, राइट। अब हम बात करेंगे किसकी, काइनेसिक्स की। काइनेसिक्स क्या होता है, काइनेसिक्स में क्या किया जाता है कि खासकर शारीरिक भाषा। देखिए हम यहाँ पर खड़े हुए आपको बता रहे हैं चीजें, जब भी हम कोई दुखद घटना बताएंगे, ऐसा होता है यार, ये है वो है ना, या हम अब बहुत ही खुश मिजाज की बात करने लगे, यार हम वहां गए, वहां हमने ये देखा, बहुत अच्छा माहौल था। मतलब आपने क्या किया, हमारे शरीर की भाषा से आप समझ गए कि मतलब वहां पर क्या है, बहुत अच्छा सब कुछ है। और अगर हम कोई इस तरह के एक्सप्रेशन कर रहे हैं जो दुख का अनुभव कर रहे हो, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आप में क्या है। या आप इंटरव्यू जाते समय बहुत ही ट्राई करते हो, देखते हो क्या इंटरव्यू होता है, वहां आपको जो एक्सपर्ट बैठे होते हैं, नो डाउट आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको बहुत अच्छे से इवेलुएट कर लेते हैं कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितना ज्यादा उसके लिए प्रिपेयर हो, ठीक है ना। तो ये होती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब शरीर भाषा का अध्ययन, ठीक है, क्या कहलाता है, काइनेसिक्स। अब क्रोनेमिक्स क्या होता है, क्रोनेमिक्स में आपके समय के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। आप किसी भी समय को कितना महत्व देते हो, आप कितना पंक्चुअल हो, आप कितना उस टाइम को इवेलुएट करते हो, इस टाइम आप कैसे कैसे अपने समय को मीजर कर रहे हो, या कैसे कैसे अपने समय को यूटिलाइज कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड क्या, क्रोनेमिक्स, ओके। और पारा लैंग्वेज क्या होता है, पारा लैंग्वेज में खासकर, पारा लैंग्वेज एक बहुत ही सिंपल भाषा में समझिए, ये होता है क्या, मानवीय संवेग। अब देखिए मानवीय संवेग, अभी आपको ऐसा दिया है, अब आप इसको समझने का प्रयास करो, रटने का नहीं कि आपने क्वेश्चन लिख दिया पारा लैंग्वेज रहेंगे मानसिक संवेग। मानसिक संवेद आपके क्या हो सकते हैं, दुख हो सकता है, सुख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तब आप क्या कर सकते हो कि उसमें आप ये नहीं देखते हो कि व्यक्ति कैसे बोल रहा है, आप ये नहीं देखते हो कि व्यक्ति बोल क्या रहा है, क्या बोल रहा है, ये नहीं देखते हो, आप ये देखते हो कि वो कैसे बोल रहा है, मतलब कि उसके मुख से आवाज जो निकल रही है कैसे है। आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो, यानी भी किसी भी रिलेटिव से बात करते हो जो आपका बहुत ही क्लोज होता है, खास होता है, आप जैसे ही वो हेलो बोलता है, एक दो बातें करता है, आप तुरंत बोलते हो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, मम्मी कोई दिक्कत तो नहीं है, आपकी आवाज से लग रहा है ऐसा। हम उसकी क्या करते हैं, आवाज के पहलुओं का अध्ययन करते हैं, हम उन चीजों को समझते हैं, दैट्स कॉल्ड पारा लैंग्वेज। अब ये किसी भी तरीके से आपसे पूछ ले, आप अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, नो डाउट आप अच्छा करोगे, ओके।
तो ये क्या हो जाएगा, अब हम इसको मिलाते हैं कैसे, प्रोक्सेमिक्स आपका किससे आ जाएगा, स्थानवी के। तो हम ए का तीसरा ढूंढेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का तीसरा ढूंढेंगे। हमने ए का तीसरा ढूंढा, हमको कहीं मिला ही नहीं, सीधे सीधे ये कट गया, इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ठीक है ना। तो अब इसको बताना नहीं, बी का चौथा, सी का फर्स्ट और डी का पांचवा। राइट, अब हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सत्तावादी माँ बच्चे की आवश्यकताओं के प्रति दत्तचित्र प्रति संवेदी, सहनशील एवं संवेदनशील होती है। एक सत्तावादी माँ क्या करती है, बच्चे की आवश्यकताओं के प्रति दत्तचित्र प्रति संवेदी और सहनशील एवं संवेदनशील होती है। और निष्कर्ष जो दिया है वो क्या दिया है कि एक सत्तावादी माँ परिपक्वता के लिए तार्किक मांग करती है एवं बच्चों को जो कहना है उसे स्पष्ट करती है और लागू करती है। ये क्वेश्चन कहां से रिलेटेड जाता है, आपका सीधे सीधे जाता है पेरेंटिंग स्टाइल से। व्हाट इज पेरेंटिंग स्टाइल? पेरेंटिंग स्टाइल की जब हम बात करते हैं, व्हाट इज पेरेंटिंग स्टाइल, तो पेरेंटिंग स्टाइल की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमको पेरेंटिंग स्टाइल कितने प्रकार की देखने को मिलती है, हमको 4 प्रकार की पेरेंटिंग स्टाइल मिलती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम फिगर बना के आपको समझाना चाहेंगे, तो ध्यान दीजिए, समझिए। इस तरह से देखिए, ये हमने क्या किया, 4 लाइंस को ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहां पर हम लिखेंगे क्या, अथॉरिटेटिव यहां पर हम लिखेंगे अथॉरिटेटिव और यहां पर लिखेंगे क्या, अथॉरिटेरियन। ठीक है, और यहां पर हम क्या करेंगे, परमिसिव करेंगे और यहां पर नेग्लेक्टफुल। परमिसिव और यहां पर क्या होगी, नेग्लेक्टफुल। ओके, देखिए इसको समझिए, ये 4 टाइप्स की आपकी क्या होती है, पेरेंटिंग स्टाइल होती है। जो भी पेरेंट्स अथॉरिटेटिव टाइप के होते हैं वो क्या होते हैं, ये सबसे अच्छी शैली मानी जाती है। यहाँ पर बच्चे की भावनाएं, बच्चे की आवश्यकता, बच्चे की नीड भी देखी जाती है। अपनी बात तो होती ही है, लेकिन उनकी पेरेंट्स की बातों के साथ साथ बच्चों की बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि हमारा बच्चा चाहता क्या है, वो कैसे हैप्पी है, ठीक है ना। मतलब दोनों ही चीजें एज इक्वल तरीके से आती हैं, है ना। कहते हैं कि ना उसको ना ही पेरेंट्स को हर्ट हो और ना ही बच्चे को हर्ट हो कोई चीज, ठीक। उसके बाद जब अथॉरिटेरियन की बात आती है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे पर पूर्ण रूप से क्या, अपनी बात मनवाना चाहते हैं। जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, मूवी का नाम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन अमिताभ बच्चन जी की है मूवी। तो अमिताभ बच्चन जी ने जिसमें डबल रोल प्ले किया है, एक पेरेंट्स, एक फादर का भी और बेटा भी होता है। उसका गाना मुझे याद आ रहा है, उसमें गाना है क्या, कोरे कोरे सपने मेरे वर्षों से कितने अधूरे। ये गाना है उस मूवी में, अगर किसी को याद हो तो वो यहाँ पर लिख सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब वहां पर अमिताभ जी क्या करते हैं, बच्चों की नहीं सुनते हैं, उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया। अब बेटा अपनी माँ से किसी से ऐसे बोलता है जाके, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चों की केयरिंग के प्रति लापरवाह हैं, है ना। कहने का मतलब यहाँ पर पेरेंट्स लापरवाह नहीं होते, उनको बच्चों से प्यार होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो जताना नहीं चाहते, वो बच्चे को दिखाना नहीं चाहते, वो बच्चे को फील नहीं करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे में कहीं ना कहीं हीन भावना थोड़ी बहुत आ जाती है और वो अपनी बात को पूर्ण रूप से नहीं कह पाता। परमिसिव में क्या होता है, परमिसिव में ओवरऑल बच्चे की ही बातों को देखा जाता है। पेरेंट्स अपने कोई सुझाव नहीं, बच्चे ने बोला आज हमको ये चाहिए, तुरंत आ गया। कहने का मतलब यहाँ पर बच्चे के बिगड़ने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होते हैं। नेग्लेक्टफुल, ऐसे लापरवाह पेरेंट्स जो बच्चों की केयरिंग ही करते हैं, उनको नहीं पता है मेरा बेटा क्या कर रहा है, कैसे क्या है, कोई मतलब नहीं, अपना अपना काम कर रहे हैं, बच्चे पर कोई ध्यान नहीं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपकी आधिकारिक, कहने का मतलब अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव होती हैं, ये बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग स्तर पर होती हैं, मतलब इनकी ही ज्यादा नीड होती है। और
ये चीजें क्या अपने समाज में स्वीकार होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं होती, हमारे बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती हैं। और जो अच्छा माना जाता है, लाइक किया जाता है, वो कौन सा? अथॉरिटेटिव। नेग्लेक्टफुल, इसकी भी क्या होती है? ये भी ज्यादा करके अनएक्सेप्टेबल होते हैं। बट यहाँ पर जो आपका समाज होता है, जो बच्चे होते हैं, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप देखते हो सोशल मीडिया में कितने इस तरह के आते रहते हैं, ब्लॉग्स जो पढ़ते रहते हैं, कुछ पेरेंटिंग स्टाइल से भी रिलेटेड, क्योंकि जो इस तरह का हम लोगों का एटमॉस्फेयर सब लोगों का चेंज हो रहा है कि पेरेंट्स अपनी अपनी दुनिया में बिजी हैं, बच्चों पर इतना ध्यान नहीं देते, तो उससे बहुत सारी वीडियो, छोटी छोटी वीडियोस आती रहती हैं, है ना। तो कुल मिला के वो किसको इंडिकेट करती है? पेरेंटिंग स्टाइल को। इसलिए आप बताइए, आप इसको अच्छा हिंदी में थोड़ा देख लो। इसको हम बोलते हैं क्या? आधिकारिक माता पिता। ये क्या होते हैं? आधिकारिक माता पिता। और ये क्या होते हैं? अथॉरिटेरियन, सत्तावादी होते हैं, ठीक है ना। सत्तावादी इसको हिंदी में बोलते हैं। और जो परमिशिव होते हैं वो बहुत ही कृपालु टाइप के होते हैं। और ये जो होते हैं क्या? नेग्लेक्टफुल, मतलब कि बेपरवाह होते हैं। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर क्या जाएगा? बताएं भाई, ये आंसर किसकी तरफ जाएगा? चलिए, कोई बता सकता है? बताएं, फटाफट आंसर करें। सारा कुछ समझाने के बाद आप बताइए ये किस तरफ मूव करेगा हमारा आंसर। एक सेकेंड। देखिए, यहाँ पर आपको ए जो है वो स्वाभाविक सी बात है, जिस तरह बताया, ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। आर क्या है? राइट है। इसलिए ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम मूव करेंगे। चलिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, क्या है? समझिए, निम्नलिखित को विकास की अवस्थाओं के अनुसार लगाइए। निम्नलिखित को विकास की अवस्थाओं के अनुसार लगाइए, ठीक है। इसमें हम देखेंगे क्या? हेलो, सूरज से कभी ओपन कर दे। निम्नलिखित को विकास की अवस्थाओं के अकॉर्डिंग लगाइए। इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं आपको इन चीजों को क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, पहला है क्या? अंतः स्थापित करना। दूसरा क्या है? ब्लास्टोसिस बनाना। तीसरा क्या है? निषेचन करना। चौथा है डी आपका फीटस। और लास्ट का क्या है? एम्ब्रायो। हेलो, तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा इसको समझिएगा। ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सीधी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें होता क्या है, ये क्या है आपका, यहाँ पर थोड़ा सा हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना चाहेंगे और वहां से थोड़ा आपको समझाना चाहेंगे। ये है आपका, देखिए ये है क्या? इस तरह से आपका थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। बहुत अच्छा फिगर नहीं बनेगा, डोंट वरी, लेकिन आपको क्या सिर्फ समझना है चीजों को। ये आपको क्या इस तरह से चीजों को समझना है। ये हमने थोड़ा सा बनाया था। यहाँ पर क्या होता है ऐसे समझ लो कुछ। ये आपका अंडाशय है जहाँ पर अंडाणु बनता है, और अंडाणु जैसे ही आपका 14 दिन बाद परिपक्व, 14 दिन बाद क्या होता है? बाहर निकलता है, ठीक 14 दिन, ओके। और जैसे ही बाहर निकलता है तो वो कहाँ पर आता है? आपका सीधे सीधे जब अंडाणु परिपक्व हो जाता है, एक परिपक्व अंडाणु बाहर आता है,
कहाँ पर, आपके फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में आता है, जिस पर अंडा, ये जो अंडा और परिपक्व अंडा बाहर निकलता है, तो क्या हम बोलते हैं इसको ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन में निकल, ओव्यूलेशन बोलता है। और जैसे ही यहाँ पर परिपक्व अंडा यहाँ पर होता है, बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाए, ओव्यूलेशन कहलाए। ये अंडा क्या करता है, ये ओवी क्या करता है, वेट करता है किसका, स्पर्म का। जैसे ही स्पर्म क्या करता है, यहाँ पर आता है, तो इन दोनों को, दोनों ही जब आपस में मिलते हैं और मिलने की क्रिया ही क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन। जैसे ही इस पर फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहाँ पर सीधे सीधे एक प्रोसेस क्या होता है, आपका ब्लास्टोसिस होता है। मतलब कि यहाँ पर आपकी यहाँ पर आपका ब्लास्टोसिस होता है, और बच्चे में जो आपका एक तरह से फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, वहाँ पर जो भी चीजें ऐसी होती हैं जो बेकार होती हैं, वहाँ पर क्या होती है, ब्लास्टोसिस होती है। धीरे से क्या होता है, धीरे धीरे सकते आपका जो ओवम होता है, वो सीधे सीधे कहाँ पर आ जाता है, यूट्रस में आ जाता है। और यूट्रस में उसके गर्भाशय की दीवारों से क्या कर देता है, चिपक जाता है, ठीक है ना। और जैसे ही चिपक जाता है, किसकी, एंडोमेट्रियम से वहाँ पर चिपकता है। और जब वो चिपकता है, तो सीधे सीधे आपकी स्टेजेस में कन्वर्ट होने लगते हैं। कौन सी, एक आपका एम्ब्रायो, और जाइगोट, एम्ब्रायो, और आपका फीटस, इस तरीके से। तो सबसे पहले जो एज आती है, वो कौन सी आती है, जाइगोट आती है, ठीक है ना। कहने का मतलब कुछ इस तरह से प्रोसेस पूरा चलता है किसका, रिप्रोडक्शन का। ओके, तो अब हम बात करेंगे, इसको आप समझिए। देखिए इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम सबसे पहले बात करेंगे, तो सबसे पहले की क्रिया क्या हुई, आपका सबसे पहले क्या इनिशिएशन होता है, जहाँ पर वर्टिक्स के माध्यम से जो स्पर्म होता है, वो सीधे सीधे कहाँ तक आता है, आपके ओवम तक आता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले क्या हुआ, निषेचन होता है। ओके, सबसे पहले क्या होता है, निषेचन होता है। और निषेचन के पश्चात वॉइस बहुत स्लो है। ओके, फिर से समझ लीजिए थोड़ा सा, वो गिर गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, माइक जो था वो नीचे गिर गया था। चलिए एक सेकेंड। देखिए इसको फिर से समझ लीजिए, माइक नीचे गिर गया था, आप लोगों को हो सकता है समझना। ये क्या है, आपका ओवरीज है, सॉरी, ये क्या है, आपका अंडाशय है। यहाँ पर क्या बनता है, ओवम बनता है। ओवम बाहर निकलता है, जब बाहर निकल आता है, दैट्स कॉल्ड प्रोसेस ओवलाइजेशन। मतलब यहाँ पर क्या होता है, ओवल्यूशन होता है। ओवल्यूशन जब हो जाता है, तो ये किसका वेट करता है, स्पर्म का वेट करता है। जैसे ही स्पर्म इस पर मिलता है, तो वो प्रोसेस कहलाने लगती है क्या, फर्टिलाइजेशन की। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है आपका क्या, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि जो भी आपकी ऐसी चीजें हैं जिनकी नीड नहीं है, वहां पर वो चीजें ब्लास्ट होती हैं, मतलब कि वो चीजें काम की नहीं रहती हैं। और एक निर्धारित जिस चीज का होना होता है, जो कंडीशंस होती हैं, वो यहाँ पर अप्लाई होती हैं। धीरे धीरे क्या हो जाता है कि जो निषेचित ओवल होता है, जो फर्टिलाइज्ड ओवल होता है, वो धीरे धीरे क्रिया करते करते, मतलब यहाँ पर क्या होता है, आप देखते हो कोशिकाएं बनती हैं, और जस्ट दोगुनी ऐसे कितनी जल्दी से इंप्रूव करती रहती है, मतलब 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। मतलब यहाँ पर क्या होता है, कोशिकाओं का बहुगुणन होता है। कोशिकाएं बहुगुणित करते करते यहाँ पर आ जाती है, सीधे सीधे आपके यूट्रस यानी गर्भाशय में आती हैं। और जैसे ही गर्भाशय में आती हैं, तो वो क्या होता है कि एंड्रोमेट्रियम आपकी एक दीवार होती है, वहां पर आकर के सीधे सीधे चिपक जाता है आपका क्या, जाइगोट एक तरह से। और जब वो चिपकता है, तो वही आपका क्या बन जाता है बाद में, प्लेसेंटा, जिसे बच्चे को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन उसी के थ्रू मिलता है, बच्चे का पोषण होता है उस प्लेसेंटा के थ्रू। और सीधे सीधे फिर क्या होता है, जब जाइगोट की स्टेजेस पूरी हो जाती है, तब कौन सी स्टेजेस आती है, एम्ब्रायो आती है, ठीक है ना। और एम्ब्रायो के बाद सीधे सीधे क्या आ जाता है, आपका फीटस आ जाता है, और फिर आगे की सारी स्टेजेस चलने लगती हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या हो रहा था, सबसे पहले हो रहा था क्या, सबसे पहले हो रहा था निषेचन, यानी जिसको हम बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर ओवलाइजेशन का टर्म दिया ही नहीं है, उसको हटा दिया गया है। सीधे सीधे आपको इस सीक्वेंस से समझना है। अब यहाँ पर हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे, तो नहीं कुछ तो आपका पूरा 1 आवर चला जाएगा, ठीक है ना, पूरा अच्छे से रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझने में।
तो सबसे पहले क्या होगा, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन हो रहा है। आफ्टर दिन क्या होता है, ब्लास्टोसिस होता है। मैंने आपको बताया ना, फर्टिलाइजेशन हुआ, दिन क्या हुआ, ब्लास्टोसिस हुआ। तो आपका पहले हुआ था फर्टिलाइजेशन, दूसरा हुआ क्या, ब्लास्टोसिस हुआ, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, अंतः स्थापित करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, अंतः स्थापित यानी इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कहाँ पर होगा आपका, एंडोमेट्रियम में होगा। तो कहने का मतलब जब आपका इम्प्लीमेंटेशन होगा वो कहाँ पर होता है, आपका यूट्रस में होती है स्थिति। तो हम यहाँ पर इसको तीसरे नंबर पर लाएंगे। और उसके बाद आपकी देखिए यहाँ पर एम्ब्रियो दे दिया गया है और आपकी जायगोट की स्टेज को कट कर दिया गया है। तो हमें क्या देखने को मिलती है, एम्ब्रियो मिलती है यानी नंबर 4 पर, और उसके बाद फीटस आता है नंबर 5 पर। इसलिए इसका राइट ऑप्शन बताइए सीक्वेंस कौन सा जा रहा है हमारा, CBAE, CBAE कौन सा, और उसके बाद D, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बिल्कुल सही है। बेटा अब तो वॉइस आ रही होगी, आई थिंक बिल्कुल वॉइस आ रही होगी। अब थोड़ा सा पहले माइक गिर गया था, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, नो डाउट। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर D इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्रोसीड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है आपका, बाल विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में लिखिए। बाल विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में लिखिए। क्वेश्चंस रीड करिए और बताइए। देखिए यहाँ पर बाल विकास की अवस्थाएं सही क्रम में लगाना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आई थिंक सबको देखने को सबको पता होंगी, तो कोशिश करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला है आपका एंटीनेटल, दूसरा है प्रीनेटल, चौथा तीसरा है क्या नियोनेटल, चौथा है शैशवावस्था, और पांचवा क्या है टॉडलर। तो देखिए जब भी आप लोग इस तरह से कभी देखते हो तो विकास की खासकर कितनी अवस्थाएं बताई गई जो आप लोग अपनी बुक्स में पढ़ते हो, विकास की 2 अवस्थाएं बताई गई। कितनी, विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग विकास की 2 अवस्थाएं पढ़ते हैं। पहला कौन सा आपका प्रीनेटल, और दूसरा कौन सा होता है आपका पोस्टनेटल। प्रीनेटल और दूसरा होता है आपका पोस्टनेटल। पोस्टनेटल मतलब जन्म के पूर्व की अवस्था और जन्म के बाद की अवस्था। तो जन्म के पूर्व की अवस्था मैंने आपको बताई ना कौन कौन सी होती है, जाइगोट, एम्ब्रायो और फीटस। कौन सी होती है, जाइगोट, एम्ब्रायो, और तीसरा कौन सा, फीटस होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये आपकी 3 स्टेजेस होती हैं। अब इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रीनेटल स्टेज के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 स्टेजेस आती है, जाइगोट, एम्ब्रायो और फीटस। यहाँ पर इनका एज फैक्टर भी पूछ लिया जाता है, जैसे 0 से 2 सप्ताह तक ये कितना चलता है, 0 से 2 सप्ताह, ये 2 सप्ताह से 2 माह चलता है, और ये फिर 2 माह से पूरा जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता है तब तक। ठीक है ना। जब हम पोस्टनेटल की बात करते हैं तो पोस्टनेटल में आपको खास कर देखने को क्या मिलता है, पोस्टनेटल में आपको देखने को मिलता है, पोस्टनेटल आपकी पहले 2 यहाँ पर नवजात शिशु, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस तरह से सारी अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, जिनमें एक खासकर पॉइंट दिया गया है क्या कि यहाँ पर नवजात शिशु को 2 उसमें बांट दिया जाता है। यहाँ पर कुल मिला के जब बर्थ होता है बच्चे का तो वहीं पर 2 स्टेजेस बांट दी जाती है। कौन सी 2 स्टेजेस बांट दी जाती हैं, पार्ट्यूनेट और नियोनेट। ठीक है ना, कौन सी, पार्ट्यूनेट और दूसरा होता है नियोनेट। जो पार्ट्यूनेट होती है एक तरह से इसमें क्या होता है कि लगभग जन्म के 20 मिनट तक का समय दिया जाता है। क्या, जन्म से 20 मिनट तक का समय, क्या, जन्म से 20 मिनट तक का समय होता है। और यहाँ पर आपका जो पार्ट्यूनेट स्टेज होती है वो लगभग
उस टाइम जन्म से लेकर के इसको पूरा पूरा कितना मान लिया जाता है, 1 मंथ या फिर आप 30 डेज बोल सकते हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये आपका चलता है कितना, पूरा पूरा 30 दिन तक, ठीक है, 30 दिन तक यानी 1 माह तक लगभग। इस स्टेज में क्या होता है, पार्ट यूनिट में क्या होता है, बच्चे की जो अम्बिलिकल कार्ड होता है उसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है। यहाँ पर बोलते हैं ना नाभिनल, क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से कि नाभिनल को कितना, नाभिनल किससे जुड़ा होता है, नाभिनल को कितने इंच पर काटा जाता है, नाभिनल को कितने इंच पर बांधा जाता है ना। तो देयर आर मैनी क्वेश्चंस यहाँ से क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जो नाभिनल जुड़ा होता है किससे जुड़ा होता है, प्लेसेंटा से। आपका आंसर क्या होगा, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछता है कि नाभिनल कितने इंच पर काटी जाती है, तो काटी जाती है 2 इंच पर, बांधी जाती है 4 इंच पर, ठीक है। तो यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक कि अब आप बताइए। देखिए अब बहुत से लोगों को बुक में हो सकता है ये टर्म ना मिला हो, एंटीनेटल। अब अगर आपका नहीं कुछ इतना ही क्लियर है तो इट्स अंडरस्टूड दैट कि अगर ये सारे सीक्वेंस हैं तो स्वाभाविक सी बात है ये कहाँ जाएगा, फर्स्ट नंबर पर ही जाएगा। और आप ऑप्शन पर ऐसे कॉमन करके भी कुछ चीजों को आप गेस कर सकते हो, खासकर जब हम बात करते हैं किसकी। अब इसको अगर हम क्रम से लगाना चाहेंगे, कहने का मतलब ये भी हमारा जो प्रीनेटल होता है ये जन्म के पहले की अवस्थाएं होती हैं। कहने का मतलब जब फर्टिलाइजेशन जब से स्टार्ट होता है और उसके पहले की स्टेजेस बोली जाती है क्या, एंटीनेटल, जहां पर एक महिला को पूर्ण रूप से शुरुआती दौर से ही ध्यान देना होता है सारी चीजों को, इसलिए फर्स्ट नंबर पर सबसे पहले चली जाती है क्या, एंटीनेटल, ओके। उसके बाद सारे प्रोसेस होते हैं और उन प्रोसेस को हम टू द कंटिन्यू करते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका बड़ा ही अच्छा है कि सीक्वेंस से सारी चीजें दी हैं, आपको इसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, ओके। तो इसलिए यहाँ पर जो एंटीनेटल, प्रीनेटल, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया, एंटीनेटल, प्रीनेटल, फिर उसके बाद नियोनेटल, क्या आता है आपका, नियोनेटल। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रीनेटल मिला ना, इसके पहले चला जाएगा आपका क्या, एंटीनेटल, एंटीनेटल, ओके, ये है। फिर आपका प्रीनेटल। अब प्रीनेटल के अंदर जो भी हम देख रहे थे स्टेजेस, क्या आप जाइगोट और इसके बाद एम्ब्रायो और उसके बाद फीटस, तो वहां पर आप उन चीजों को नहीं देख रहा, आप सीधे सीधे कहां पर आ गए, पोस्ट नेटल में आके आपको क्या मिल गया, न्यूनेट। कहने का मतलब आपको अवस्थाएं पूर्ण रूप से क्या आनी चाहिए, ओके। अब न्यूनेट के बाद क्या आता है, सीधे सीधे क्या आता है, शिशुअवस्था, भाई नो डाउट इन्फेंसी आती है, और उसके बाद क्या आता है आपका टॉडलर स्टेज आती है, ओके। इसलिए पूरा इसका सीक्वेंस सही है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ आया इसको किस तरह से हमें सॉल्व करना था क्वेश्चंस को। तो ये था आपका ये इंदु पांडे 2 का ए 2 का बी, ये कैसे भाई अच्छे से समझिए, नहीं जिसने भी 2 और 2 का बी बोला वो सही नहीं है। यहाँ पर मैंने पूरा सिस्टम से करके बताया, फिर भी ऐसा आंसर ठीक नहीं, ओके। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस है आपका, शिशु के जन्म के पश्चात पहले कुछ दिन तक स्रावित होने वाले कोलेस्ट्रॉल से शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्मित होती है, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है, कारण क्या दिया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल में गामा ग्लोबुलिन और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर गलती से स्पेस आई थिंक रह गया होगा, लेकिन इस स्पेस का कोई मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन पूरा रीड करना है, ठीक है। तो क्या ये ऐसा है कि जब भी एक बेबी का बर्थ होता है उस टाइम जो माँ के स्तन से, कहने का मतलब जब उसको फीड कराना होता है, तो पहले क्या था, पहले लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी कि अगर माँ का जो प्रथम जो पहला दूध स्तनपान कराती है, पहला स्तनपान कराती है, उस शिशु के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी जानकारी के अभाव के कारण लोग क्या करते थे, उसको फीड नहीं कराते थे, तुरंत ऊपर का न्यूट्रिएंट्स देते थे। लेकिन जैसे जैसे रिसर्चेस हुई, पता चला कि नहीं, ये बच्चे में जब भी कोलेस्ट्रॉल हमको मिलता है माँ के स्तन से जो निकलता है, वो बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे में इम्यूनिटी पावर
बहुत ही तेजी से बढ़ती है और ये बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इम्यूनिटी बढ़ने के साथ साथ बच्चे में जो भी बच्चे के अंदर जो भी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इन डेवलप्ड कंडीशन में होता है, तो वहां से जब हम कोलेस्ट्रम जैसा मिल्क बच्चा पीता है या फीड करता है, तब क्या करता है कि उसका जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम पे मिलने वाले जितने भी एसिडिक, चाहे कोई भी अम्लीय हो क्षारीय हो, कहने का मतलब जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी हेल्प करते हैं, तो वो एंजाइम्स पूर्ण रूप से क्या होते हैं, स्रावित होने लगते हैं या पूर्ण रूप से उनका भी विकास होता है। ऐसा किसके कारण, कोलेस्ट्रम के कारण। और नो डाउट कोलेस्ट्रम में क्या, गामा ग्लोब्यूलिन्स और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है ना। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा ए और आर दोनों ही क्या है, सही है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम चलेंगे और देखेंगे क्या, अतिसार के रोगी को प्रोबायोटिक से आहारी हस्तक्षेप करने की सलाह दी जाती है। कारण कह रहा है प्रोबायोटिक की प्रचुर मात्रा वाली खाद्य पदार्थ आंतों में सूक्ष्म जीवों को परिवर्तित करते हैं। अब क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को पहले ये समझना है कि ये है क्या। आपको ये समझना है कि क्वेश्चन ये है क्या, क्या बता रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये जानिए, अतिसार तो आई थिंक सभी वाकिफ होंगे ना कि अतिसार क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, आप इसको जानिए प्रोबायोटिक क्या है। प्रोबायोटिक क्या है, आप इसको समझिए। प्रोबायोटिक आहार ऐसा आहार होता है जो कि क्या करता है, हमारे कुल मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं, आपका दही हो गया, आपका छाछ हो गया, या कुछ भी इस तरह के आहार जैसे सूप हो गए, ये आपके क्या होते हैं, प्रोबायोटिक आहार होते हैं, ठीक। दूसरी चीज इनका क्या काम होता है कि ये जो है इनके अंदर जो ये हमारी राइट्स होते हैं, जैसे क्या हुआ आपका छाछ हो गया, दही हो गया, सूप हो गया, इनमें खास कर ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट होते हैं, राइट। तो ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होंगे, वो क्या करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, वो हमारे पाचन संस्थान को क्या करेंगे, बेहतर बनाएंगे। और दूसरी चीज क्या करेंगे, हमें जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा तो नो डाउट हमारे पूरी बॉडी का जो सिस्टम है वो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, वो हमारे अवसाद को भी कम करेंगे और हमारे हार्ट को भी बहुत ही अच्छे से डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब समझ गए कि प्रोबायोटिक सबसे मेन चीज जरूरी है आपको जानना कि प्रोबायोटिक डाइट होती क्या है ना। तो प्रोबायोटिक डाइट ऐसी ही डाइट होती है जिनमें खास करके क्या होता है कि हमारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को टोटली बैलेंस्ड करने का काम करते हैं। दैट्स कॉल्ड प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब होता क्या, प्रोबायोटिक की प्रचुर मात्रा वाले खाद्य पदार्थ आंतों में सूक्ष्म जीवों को परिवर्तित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो भी आपके आंतों के अंदर बैक्टीरिया, भाई कुछ ऐसे बैक्टीरिया आपके अंदर जाएंगे ना जो आपका क्या करेंगे, बॉडी का सिस्टम खराब करेंगे, जिससे आपको अतिसार होगा, है ना। तो अतिसार जब होगा तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप प्रोबायोटिक डाइट लोगे तो वो क्या करेंगे, आपके आंतों में जो भी जीवाणु विषाणु इस तरह से आपकी बॉडी के सिस्टम को खराब करें, उनको क्या करेंगे, वो चेंज करने का यानी कन्वर्ट करने का काम भी करेंगे। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या है कि इसका राइट ऑप्शन होगा ए और आर दोनों ही आपके ये सही हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि आपका प्रोबायोटिक डाइट क्या है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस है आपका, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति के दौरान महिलाओं को अंतरित की जाने वाली नगद धनराशि निम्नलिखित में से कौन सी दृश्यमान लागत व्यय करती है।
कौन सा दृश्यमान लागत व्यय शामिल किया गया है। तो चलिए बताइए, देखिए होता क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब समझिए, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपको ये जानना कि जो जननी सुरक्षा योजना लागू की गई, ठीक है ना, तो इसमें क्या था कि जननी सुरक्षा अंतर्गत कि ये किसके लिए था, खासकर हमारी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए था, जिनको इस चीज पर बल दिया जाता है कि आपको जो डिलीवरी है वो घर में नहीं करानी है, वो सीधे सीधे कहाँ करानी है, हॉस्पिटल में करानी है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे आपके गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी चीज को समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, है ना, तो उनको कुल मिला के कई सारे इसके बेनिफिट बताए जाते हैं, या उनको किसी तरह से मोटिवेट किया जाता है, उनको धनराशि कुछ मुहैया करवाई जाती है। अब वो समझते हैं उसका मूल मोटो क्या है, ये आपको बताना है। लेकिन एक तरह से जब लोगों को थोड़ा सा प्रलोभन दिया जाता है तो वो उस काम को ज्यादा ही आकर्षित तरीके से करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे उनको बताया जाता है कि भाई आप अगर हॉस्पिटल में कुछ ऐसा काम होगा तो आप, वीडियो नहीं चल रहा है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।